गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं सीटेट के एसएसटी पोर्शन में। आपका बच्चे स्वागत है। आ जाइए जल्दी जल्दी। मुस्कान आ गई हैं, प्रीतम, पूजा, मनीषा, श्वेता। चलो बच्चे, कोई लास्ट क्लास में कोई डाउट हो तो बताओ। वैसे तो पहली एक दो क्लास में जो है रिदम बनने में थोड़ा समय लगता है, डाउट भी होता है, हमें परेशानी भी आती है। कई बच्चों को तो जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि ये चल क्या रहा है, जिन्होंने अभी तक जो है एक बार भी रीडिंग नहीं की है बच्चे। ठीक है, चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है इंडियन आर्कोलॉजी पढ़ा था, ठीक है, और ये पढ़ा था कि कनिंघम महोदय जो हैं वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जो है पापा थे, डैडी थे, फादर थे। ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आज हम उससे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे समझते हुए जब हम 2, 4, 5 क्लास में जो है धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगेंगे, फिर हम अपनी स्पीड से काम करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो अब हम बात करते हैं अभिलेख। दूसरे में जो हम पढ़ रहे थे ना, आर्कियोलॉजी सोर्स जो पढ़ रहे थे, पुरातात्विक स्रोत, उसी में हम आगे करते हैं कि अभिलेख या इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। अभिलेख या इंस्क्रिप्शन, बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो अगर मैं बात करूं कि अभिलेख क्या होते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 बार जो है पूछ चुका है एसएससी टेट, ठीक है। तो अगर मैं यहां बात करूं कि आप कह रहे हो कि अभिलेख जो है वो पत्थर अथवा धातु, पत्थर अथवा धातु का मतलब क्या है, यानी कि या तो ये स्टोन पर मिलेंगे या मेटल पर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है अभिलेख की, जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये क्या कहेंगे कि जो इसकी सरफेस होगी जिस पर ये लिखे जाएंगे वो हार्ड सरफेस होगी बच्चे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि जो अभिलेख लिखे जाते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि सरफेस हार्ड होनी चाहिए। अब वो जो सरफेस है, जो सतह, वो हार्ड कैसे हो सकती है? हो सकता है वो स्टोन की हो, मेटल की हो, रॉक पिलर यानी कि प्रस्तर स्तंभों की हो, स्तूप्स हो बच्चे, चट्टान यानी कि रॉक होनी चाहिए, ताम्रपत्र यानी कि कॉपर प्लेट्स पर हो सकती हैं, और टेम्पल, मंदिर और स्टैचू, मूर्तियों पर भी लिखी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर समझ में ये आया कि अभिलेख क्या होता है, कुछ लिखा हुआ, और लिखा हुआ कहाँ, किसी न किसी हार्ड सरफेस पर, कठोर सतह पर। अब वो कठोर सतह किसकी हो सकती है? तो आप कह सकते हैं पत्थर की हो सकती है, मेटल धातु की हो सकती है, आपने कहा रॉक पिलर्स यानी कि प्रस्तर स्तंभ यानी कि पत्थरों के जो स्तंभ होते हैं, स्तूपाज पर होती है, चट्टानों रॉक्स पर होती है, या कॉपर प्लेट्स ताम्रपत्रों पर हो सकती है। कई बार ये मंदिर यानी कि टेम्पल्स और स्टैचू, मूर्तियों पर भी लिखी मिलती हैं बच्चे, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद अगला पॉइंट बात करते हैं बच्चे अभिलेख की। तो आपने देखा हड़प्पा जब संस्कृति आप पढ़ते हो तो हड़प्पा संस्कृति यानी कि हड़प्पा कल्चर की बात करें तो हड़प्पा कल्चर के अभिलेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं। याद रखना बच्चे, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कह रहे हो आप, अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं। तो जो हड़प्पन लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो अभी तक नहीं पढ़ी गई है। इसीलिए आप देखते हो कि हड़प्पा सभ्यता में रिटर्न सोर्स, रिटर्न एविडेंस अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उसे किस में माना जाता है? प्रोटो हिस्ट्री में माना जाता है। प्रोटो हिस्ट्री मैंने कैसे बताई थी कि रिटर्न सोर्स तो होंगे आपके पास, लेकिन आप उन्हें पढ़ ही नहीं पाएंगे, और पढ़ ही नहीं पाएंगे तो यूज कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब केवल यूज कौन से हो रहे हैं? तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही आप यूज कर पा रहे हो बच्चे, ठीक है। तो अगर मैं यहां बात करूं कि अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, ये संभवतः किसी भाव चित्रात्मक को समझता बच्चे, इसे बोलते हैं पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक का मतलब कि इसमें विचारों को और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है बच्चे, चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अगर मैं हड़प्पा लिपि की बात करूं तो हड़प्पा लिपि पता है कैसे लिखी जाती है? इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो इधर से कैसे लिखी जा रही है? तो आप कह रहे हो लेफ्ट से राइट की तरफ को लिखी जा रही है। फिर आगे इस तरह से नहीं आते, फिर इधर से ही आते हैं बच्चे, इधर से ही लिखना शुरू करते हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ हम लिखते हैं। तो अगर हड़प्पा लिपि की मैं बात करूं तो हड़प्पा लिपि जो है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट यानी कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्लियर है? अब देवनागरी लिपि आप कहें तो देवनागरी लिपि हमेशा ऐसे लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट। और अगर उर्दू की हम बात करें तो उर्दू कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट, आप देखेंगे राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है इस तरह से। क्लियर है हड़प्पन लिपि? तो हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, इसीलिए उसका यूज नहीं होते हैं। वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि है, उसमें भावों को और विचारों को जो है चित्रों के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से जो है दर्शाया जाता है बच्चे।
और कैसे लिखी जाती है, तो आप कहोगे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, यानी कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं बच्चे। ठीक है, चलो अच्छा, चलो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जो है उधर साइंस की क्लास चल रही है, इधर एसएसटी की क्लास चल रही है, तो ऐसे में तो एक ही क्लास हम कर पाएंगे। तो बच्चे ये तो आपको पता होगा कि जूनियर पेपर में जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसमें या तो 60 क्वेश्चन आपको एसएसटी के करने हैं या 60 क्वेश्चन आपको मैथ और साइंस के करने हैं। तो मैथ और साइंस और प्लस एसएसटी नहीं करना आपको। जो 6 to 8 का एसएसटी का यानी कि सेकंड पेपर होता है उसमें या तो बच्चे जो एसएसटी वाले होंगे जिन्होंने मान लो बीए की होगी, बीकॉम किया होगा, तो वो तो केवल केवल क्या करेंगे 60 क्वेश्चन एसएसटी के करेंगे। और जिन्होंने बीएससी किया है या मैथ और साइंस की पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में, वो क्या काम करेंगे, मैथ और साइंस करेंगे। उनके 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 30 क्वेश्चन जो है साइंस के आएंगे। इसीलिए याद रखना, ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मैंने आपको कल भी कहा था कि जो नए बच्चे हैं वो पहले एक बार सिलेबस देख लें, अपना जो है ये देख लें कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, फर्स्ट पेपर में क्या है, सेकंड पेपर में क्या है, हमें क्या देना है, हमें कौन सी लैंग्वेज करनी है। तो मैंने कहा था कि यूट्यूब पर जाकर जो है एक बार सचिन सर की क्लास देख लीजिए, जो नए बच्चे हैं। ठीक है, अब ये कमेंट नहीं, आपको जो है आप ये तय कीजिए आप बीए या बीकॉम कर रखिए तो इसका मतलब आप एसएसटी करेंगे, और अगर आपने बीएससी कर रही है तो आप मैथ और साइंस करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अशोक के अभिलेख की बात करते हैं बच्चे, अशोक के अभिलेख की, अशोक के अभिलेख की। तो अगर अशोक के अभिलेख की मैं बात करूं, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो सबसे पहले किसने पढ़े, तो आपने कहा कि 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो इफत पूछ रहे हैं हड़प्पा लिपि दोनों तरफ से लिखी जाती है, तो मैंने बच्चे अभी बताया आप कैसे लिखते हो। मान लो आप देवनागरी लिपि लिखते हो, जो हम लिख रहे हैं ये हिंदी में, ये देवनागरी, हम यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ को गए, जब वो लाइन खत्म होगी तो फिर कहाँ है, फिर भी लेफ्ट से आए, लेफ्ट से राइट पाए। लेकिन हड़प्पा लिपि जो लिखी जाती है ना, वो ऐसे लिखी जाती है, इस तरह से, मतलब ऐसे नहीं लिखी जाती। कभी कहो कि ऐसे ही साइन बनता है, इसका मतलब ये है कि पहले हम लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं बच्चे, राइट की तरफ। तो लेफ्ट से राइट की तरफ गए, लेकिन अब है ना अगली लाइन तो राइट से ही शुरू करेंगे और लेफ्ट की तरफ आएंगे बच्चे। इस तरह से लिखी जाती है ये, समझ गए, यानी कि लेफ्ट से राइट और फिर राइट से दोबारा वहीं से लेफ्ट की तरफ आ जाते हैं। क्लियर है। जो बोथ पेपर का एग्जाम देंगे, वो जो कल्पना राकेश एक पूछ रही हैं बच्ची कि जो दोनों पेपर देंगे, दोनों पेपर बच्चे आप पीआरटी का ही तो दोगे और जूनियर दोगे, या ऐसा है कि जूनियर वाले में एसएसटी और साइंस दोनों दोगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है। जो पहला पेपर देंगे वो सबके लिए सेम होता है, बस उसमें लैंग्वेज का चक्कर होता है, कोई इंग्लिश संस्कृत लेता है, कोई इंग्लिश हिंदी लेता है, कोई हिंदी संस्कृत लेता है। ठीक, उसमें बाकी चीजें आपको प्राइमरी में मैथ भी सबको करना है, आपको ईवीएस भी सबको करना है, आपको सीडीपी भी सबको करना है। अब आप इंग्लिश या संस्कृत करते हैं या हिंदी या संस्कृत करते हैं, वो लैंग्वेज आपको देखनी है कौन से करने हैं, हिंदी या संस्कृत करने हैं या हिंदी और इंग्लिश करने हैं बच्चे। ठीक है, जूनियर में क्या है, आपको 30 नंबर की सीडीपी सबको करनी है। ठीक, 30 नंबर की लैंग्वेज और फिर 30 नंबर की लैंग्वेज, यानी कि 2 लैंग्वेज आपको लेनी है, वही जोन सा भी आपका मन करे वो ले लीजिए। बाकी जो 60 क्वेश्चन बचे, अब उसमें क्या काम करेंगे, जो बीए और बीकॉम के हैं वो लेंगे एसएसटी, 60 के 60 क्वेश्चन वो एसएसटी के करेंगे, और जो मैथ साइंस वाले हैं वो 60 क्वेश्चन मैथ साइंस के करेंगे बच्चे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अशोक के अभिलेखों को किसने सबसे पहले पढ़ा, तो आपने कहा अशोक के इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले 1837 में, और पढ़ने वाले व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में जो है पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। लेकिन अगर आपको कभी स्टेटमेंट ये दे दिया, कभी ये स्टेटमेंट दे दिया कि अभिलेख मतलब अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने की, तो खोज करने वाले पहले व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप नहीं थे बच्चे। तो जेम्स प्रिंसेप की हम बात करें तो जेम्स प्रिंसेप ने तो केवल उन्हें पढ़ा था, खोज करने वाले व्यक्ति थे 1750 में पैड्रेटी फेंटेलर। कौन थे बच्चे, पैड्रेटी फेंटेलर, इन्होंने सबसे पहले खोज की थी। तो अगर मैं बात करूं अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने खोजे, तो आपने कहा 1750 में जो है फेंटेलर ने खोजे। लेकिन उनकी पढ़ाई किसने की सबसे पहले, किसने पढ़ा अशोक के अभिलेखों को, तो आप कहोगे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा बच्चे।
किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक। और एक बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, देखो कुछ चीजों के कमेंट एक ही क्लास में होने चाहिए, बस उसके बाद में नहीं रिपीट होने चाहिए। आपके डाउट है क्लास के साथ साथ आप पूछते रहिए, लेकिन मान लो ये सब्जेक्ट का चक्कर कि मैं एसएसटी पढ़ूं, साइंस पढ़ूं, ये एक क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक। दूसरी अगर मैं बात करूं, और ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एसएसटी के पेडागोजी कौन पढ़ाएगा, मैंने बताया था 40 नंबर में कंटेंट आएगा, कंटेंट ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, और 20 नंबर में पेडागोजी आएगा। जो हिस्ट्री और पॉलिटी का सेक्शन है वो मैं करा रहा हूँ, ज्योग्राफी और उसकी जो पेडागोजी है वो मैम कराएंगी, जो ज्योग्राफी मैम पढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि पीडीएफ की बात करें, जैसे हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, जब इसका कंटेंट समाप्त हो जाएगा, हमारी क्लास जो है ये पहला चैप्टर 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास एक पीडीएफ पहुंच जाएगी कंप्लीट, आप उसे पढ़ें बार बार। अगर आपके पास उससे अलग समय बचता है, कोचिंग के अलावा समय बचता है और ये पीडीएफ बचने से भी समय बचता है, तो आप जो है 6th, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी लें। हिस्ट्री की 3 एनसीईआरटी होगी, पॉलिटी की 3 होगी और ज्योग्राफी की 3 होगी। तीनों की रीडिंग मारनी शुरू करते हैं बच्चे। ठीक। और फिर क्या काम करेंगे, हर चैप्टर में आपको 2 पीडीएफ मिलेंगी, एक इस तरह से पूरा कंटेंट की मिलेंगी और एक क्वेश्चन की मिलेंगी। उस क्वेश्चन में एक तो 2011 से लेकर 2022-23 तक जो पेपर हुआ था फरवरी में, वहां तक पूछे गए क्वेश्चन होंगे, प्लस कुछ मैं अपनी तरफ से प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें बना कर दूंगा बच्चे। ठीक है। तो अब ये बार बार क्वेश्चन होने चाहिए, क्लास करो, अपने डाउट पूछो, मजे से पढ़ो बिना किसी परेशानी के। और कुछ चीजें होती है ना जो किसी पर्सनल बच्चे की हो सकती है, वो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। सचिन सर ने इतनी क्लास डाली हुई है, हर चीज बताई हुई है यूट्यूब पे, तो वहां जाओ। ठीक है। अब चलते हैं बच्चे, हमारी ये बात होगी कि अशोक के अभिलेख सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े और सबसे पहले उनकी खोज 1750 में जो है फैंतलर ने हुई। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है, जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है वो अगर मैं बात करूं अशोक के इंस्क्रिप्शन तो किस भाषा में है? तो अशोक के इंस्क्रिप्शन जनरली आप देखेंगे ब्राह्मी लिपि में भी है, खरोष्टी में भी है, यूनानी में भी है और अरामाइक लिपि में है। तो 4 लिपियों में है, ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्टी में है, यूनानी में है, अरामाइक लिपि में है बच्चे। किन किन लिपियों में है फिर बोलो, आंख बंद करके बिना क्लास की तरफ, बोर्ड की तरफ देखे दो, स्क्रीन बंद बिल्कुल। तो कौन सी है? खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि, ब्राह्मी लिपि और अरामाइक लिपि। ये 4 लिपि हैं जिनमें अशोक के जो है अभिलेख मिलते हैं बच्चे। ठीक है, अशोक के अभिलेख मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा सीटेट ने कि अशोक के जो मोस्टली आप देखें, मोस्ट ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शन वो किस में मिलते हैं? तो अशोक के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं बच्चे। किस में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। क्लियर? तो अशोक के अभिलेख किस किस लिपि में मिलते हैं? तो आप कहोगे ब्राह्मी में मिलते हैं, खरोष्टी में मिलते हैं, यूनानी में मिलते हैं और अरामाइक में मिलते हैं। लेकिन मोस्टली जो मिलते हैं, सबसे ज्यादा जो उनके इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो खरोष्टी में नहीं, ब्राह्मी लिपि में मिले हैं बच्चे। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। याद रहेगा, ब्रह्मा यानी कि जिसने जो है सृष्टि का निर्माण किया, तो सबसे ज्यादा अभिलेख भी ब्राह्मी में ही मिलेंगे। क्लियर बच्चे? जो अरामाइक क्या है? अरामाइक भी एक लिपि है बच्चे, लिपि का नाम है ये अरामाइक। ठीक है। अब आपको पहचानना क्यों है? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं प्रतिभा हम कैसे पहचानेंगे कि ये ब्राह्मी लिपि? आपको पहचानने के लिए कौन कह रहा ब्राह्मी लिपि है? आपको देवनागरी लिपि समझ में आनी चाहिए बस। कौन आपको ब्राह्मी लिपि पढ़वाएगा कि पढ़ना ये यूनानी लिपि है, ब्राह्मी लिपि में? आगे चलते हैं बच्चे। तो हम बात कर रहे हैं अशोक के जो मैक्सिमम अभिलेख है वो किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। जिस तरह से देवनागरी लिपि लिखी जाती है उसी तरह से लिखी जाती है। ठीक है। अब यहां देखिए, अगर मैं उत्तर पश्चिम भारत में चला जाऊं, कहां चला जाऊं बच्चे? उत्तर पश्चिम भारत में। तो यहां शब्द लिखा है ओनली, केवल। तो ओनली उत्तर पश्चिम भारत के कुछ अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में मिले हैं बच्चे। किस में मिले हैं? खरोष्टी लिपि में। तो जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। मैंने पहले ही बताया था कि सीबीएसई वाले बड़ा कई बार ऐसा पेपर बना देते हैं, गंदा पेपर। कैसा गंदा पेपर का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि वो उसे साफ नहीं करते, गंदे पेपर का मतलब है कोई सी भी लाइन उठा के क्वेश्चन में रख देते हैं। इसीलिए हमें चीजों को रटना नहीं है, हमारी 3-4 बार रीडिंग लगनी है, रीडिंग लगनी है बच्चे। ठीक है, रीडिंग लगनी है। और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन दिखाएंगे। पहले तसल्ली से कंटेंट करते रहो,
उसके बाद चैप्टर खत्म होने तो इससे पूछे गए सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये यूपी टेट में पूछा, ये सीपी टेट में, ये एमपी टेट में, ये सी टेट में, ये बिहार टेट में, सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जानने की जरूरत क्या है कि कौन सी लिपि है, बिना मतलब की बात करते हो आप। तो केवल उत्तर पश्चिम भारत के कुछ अभिलेख हैं जो खरोष्टी लिपि में लिखे हैं, और ये कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है बच्चे। तो अगर मैं बात करूं, मान लो एक अभिलेख दे दें कि खरोष्टी लिपि के साक्ष्य समस्त भारत से मिले हैं, तो आप कहोगे गलत, ये तो केवल नॉर्थ वेस्ट इंडिया से मिले हैं। कहां से मिले हैं, केवल उत्तर पश्चिम भारत से ही जो है खरोष्टी लिपि के साक्ष्य मिले हैं बच्चे। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि के साक्ष्य कहां से मिले हैं, उत्तर पश्चिम भारत से, उत्तर पश्चिम भारत से बच्चे। ठीक है, आगे बात करें, ये लघमान और सरेकुना की बात करें, लघमान और सरेकुना, ये अगर मैं बात करूं, लघमान और सरेकुना जो है ये अफगानिस्तान में जगह पड़ती हैं दोनों। कहां पड़ती हैं ये जगह दोनों, अफगानिस्तान में जगह पड़ती हैं। तो ये जो अफगानिस्तान में दोनों जगह पड़ती हैं, यहां से जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो यूनानी और अरेमाइक लिपि में मिले हैं। ठीक है, यूनानी और अरेमाइक लिपि में मिले हैं। तो अगर मैं बात करूं कि लघमान और सरेकुना, अफगानिस्तान से जो अभिलेख मिले हैं अशोक के, उनमें यूनानी लिपि मिली है और अरेमाइक लिपि मिली है बच्चे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चे यहां कि अफगानिस्तान के कंधार से जो 2250 वर्ष पुराना अभिलेख मिला है वो यूनानी और अरेमाइक लिपि, दो लिपियों में, यानी कि एक ही अभिलेख है जो यूनानी में भी मिला है और अरेमाइक में भी मिला है। अशोक के अभिलेख की अगर मैं बात करूं तो कहां से मिला है बच्चे, तो आपने कंधार से, कंधार से 2250 वर्ष पुराना है और एक ही अभिलेख है, लेकिन ए बी के अभिलेख में दो लिपियां यूज हुई हैं, यूनानी और अरेमाइक बच्चे। यूनानी लिपि भी वहां यूज हुई है और अरेमाइक लिपि भी यूज हुई है बच्चे। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि यूनानी और अरेमाइक लिपि का आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि मान लो भारत के किसी अभिलेख से जो है, एक ही अभिलेख से यूनानी और अरेमाइक लिपि के साक्ष्य मिले, तो नहीं, ऐसा एक अभिलेख मिला है अफगानिस्तान के कंधार से, और उसमें जो है दोनों में लिखा है, यूनानी लिपि में भी लिखी है कुछ लाइनें और कुछ लाइनें जो है अरेमाइक लिपि में लिखा है बच्चे। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे। अब कुछ बच्चे इसी चीज को लेकर जो है परेशान हैं कि जो आप ये लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये देखो ये वो साक्ष्य दिया, ये साक्ष्य है, ये लिख रहे हैं ना लाइनें, ये लाइनें लिख रही हैं इस तरह से, आपको दिख तो नहीं रही है, बताओ कौन कह रहा है कि कौन समझा है, कौन बताएगा इसे। ठीक, तो अगर मैं यहां बात करूं, ये वो इंस्क्रिप्शन है, ये वो अभिलेख है जिसकी कुछ लाइनें जो है उसमें है अरेमाइक में और कुछ जो है यूनानी में है, यानी कि ग्रीक में है। ठीक है, ठीक, क्या पूछ रहे हैं मोहम्मद दाऊद आलम, अरेमाइक क्या होता है। अरेमाइक एक लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है। जैसे आप जो हिंदी भाषा लिखते हो ना, तो उसमें कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हो ना आप, तो जो प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हो, जो साइन का प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है, वो लिपि, स्क्रिप्ट कहलाती है। अब हिंदी लिखने के लिए किस स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं आप, तो आपने कहा कि हम जो है देवनागरी का प्रयोग करते हैं। जो आप ए बी सी डी लिखते हो, ये कौन सी लिपि होती है, तो आपने कहा रोमन लिपि होती है, हम रोमन लिपि में ये प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अरेमाइक भी एक लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, और स्क्रिप्ट का प्रयोग हम किसी भाषा को लिखने के लिए करते हैं बच्चे। समझ गए क्या होता है अरेमाइक। तो जैसे देवनागरी एक लिपि है, जैसे ब्राह्मी एक लिपि है, खरोष्टी एक लिपि है, ऐसे ही अरेमाइक भी एक लिपि है जिसके अधिकतर साक्ष्य जो है अफगानिस्तान में मिले हैं बच्चे, अफगानिस्तान में मिले हैं। ठीक, जो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ लिखने दीजिए, लिखने की जरूरत क्या है, इसीलिए तो आपको जो है पीडीएफ कंटेंट पे पढ़ाया जा रहा है, ताकि 2 महीने के अंदर अंदर आपके क्वेश्चन और कंटेंट अच्छे से तैयार हो जाए। जब ये सारा लिखा लिखाया आपके पास पहुंचना ही है, तो आप लिख क्यों रहे हैं। कोई मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं तो उसे नोट कर लीजिए, ध्यान से समझते चलिए। जो कोई एक्स्ट्रा चीज आपको लगती है कि जो है हाँ ये लिखने लायक है, उसे लिख लीजिए। बाकी इन लिखी हुई चीजों को आप दोबारा क्यों लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, अरेमाइक कैसे लिखी जाती है, देखो बच्चे, मनीषा पूछ रही हैं कि कैसे लिखा जाता है, और नाम क्या लिखा आपने, घोंचू क्या लिखा है, घोंचू घचाऊ क्या लिखा है। तो एक बात बताओ बच्चे, आपको अरेमाइक लिपि लिखनी है या भारत में चलने वाली भाषा लिखनी है। आप अगर टीचर बन गए तो आपको अरेमाइक लिपि लिखनी है क्या। तो अरेमाइक लिपि तो जो इतिहासकार है उन्हें भी लिखनी नहीं आती, उन्हें भी ये पता है कि हाँ भाई ऐसी लिपि अफगानिस्तान में यूज होती है, तो ये अरेमाइक लिपि है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मध्य प्रदेश में एक जगह मिलती है जिसका नाम है एरन, और यहां से जो है वराह प्रतिमा, एक प्रतिमा मिली है वराह देवता की, जिसे हम विष्णु भी कहते हैं। वहां एक हूण राजा है, आप आगे पढ़ेंगे जब गुप्त काल पढ़ेंगे या मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे तो हूण पढ़ेंगे, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो एक हूण राजा था जिसका नाम था तोरमान। इसके लेखों का विवरण है। तो मध्य प्रदेश के एरन से जो मिला है अभिलेख, उस पर वराह प्रतिमा है, और वराह प्रतिमा पर जो है तोरमान का जिक्र हुआ है कि हूणों का एक राजा था तोरमान बच्चे। ठीक है, तोरमान लिखा है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, प्रशस्ति की बात करते हैं। प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति, तो प्रशस्ति की बात करें, इयोलॉजी भी बोलते हैं या प्रशस्ति भी बोलते हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ। आप जो बहुत सारे कमेंट कई बार भर देते हो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब मेरे पॉजिटिव पक्ष के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो आप वो प्रशस्ति लिख रहे हैं। तो प्रशस्ति में केवल पॉजिटिव बातों के बारे में लिखा जाता है, मेरे नेगेटिव पक्ष के बारे में नहीं लिखा जाता है। ठीक, तो प्रशस्ति याद रखना। प्रशस्ति क्या है? किसी की, या वो राजा हो सकता है या वो विजेता हो सकता है। ठीक है, यानी कि वो किंग हो सकता है या वो वॉरियर्स हो सकता है, और उनकी गुणों और कीर्तियों का जो बखान होता है उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। तो आप कहोगे कि प्रशस्ति क्या होता है? तो प्रशस्ति किसी राजा या विजेता के गुणों को जो डिस्क्राइब करने के लिए लिखा जाता है कि वो राजा ये था और ये था, और तलवार निकालते ही 100 लोग मर जाते थे, और उसका घोड़ा जैसे ही चलता था तो आसमान में उड़ने लगता था। तो इसका मतलब क्या है? मतलब उनके अच्छे अच्छे पॉजिटिव चीजों को अगर लिख रहे हैं, केवल और केवल पॉजिटिव चीजों को लिख रहे हैं, तो वो प्रशस्ति है। यानी कि उसकी कमियों को उजागर नहीं किया जा रहा उसमें। तो मैं कह रहा हूं कि उनकी, ना तो उनकी पराजय के बारे में लिखा जाएगा, कोई डिफीट नहीं होगी उनकी, ना ही उनकी वीकनेस, कमजोरियों का जिक्र होगा। तो प्रशस्ति का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल किसी राजा की या किसी विजेता के गुणों का बारे में लिखा जाए, उसकी कमियों के बारे में न लिखा जाए, उसे हम प्रशस्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रशस्ति बोलते हैं। इंग्लिश में भी प्रशस्ति बोलते हैं, या कहीं कहीं इयोलॉजीज मिलता है बच्चे। ठीक है, प्रशंसा भरे लेख, बिल्कुल अंशु ने बिल्कुल सही सटीक शब्द यूज किया। प्रशंसा भरे जो लेख होते हैं उन्हें हम प्रशस्ति बोलते हैं। अब यहां देखो किसके द्वारा लिखी जाती हैं। तो प्रशस्तियों की रचना कौन करता है? स्कॉलर्स करते हैं। स्कॉलर्स का मतलब विद्वान करते हैं बच्चे। कौन करते हैं? विद्वान। मैंने फिर बता रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि एसएसटी का पेपर बड़ा जो है डिफिकल्ट नहीं कह सकते उसे, लेकिन पढ़ने के क्रम में जिन हम अब यहां भी जो है कुछ और भर देगा वो कि प्रशस्तियों की रचना जो है राजा करते हैं या वो करते हैं। तो कौन करते हैं? तो आप कहोगे प्रशस्तियों की रचना विद्वान यानी कि स्कॉलर करते हैं। कौन करते हैं बच्चे? स्कॉलर करते हैं। और कौन करते हैं? ब्राह्मण करते हैं और कवि। तो प्रशस्तियों की रचना या तो विद्वान स्कॉलर्स के द्वारा की जाती है, ब्राह्मणों के द्वारा करते हैं, या जो है कवियों के द्वारा करते हैं। जो अक्सर जनरली वो क्या करते हैं? प्रशासन में मदद करते हैं। हु ऑफन यूज टू हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। वो प्रशासन में किसी न किसी पद पर जो है मदद कर रहे होते हैं या किसी न किसी पद पर होते हैं, और वही राजा की चाटुकारिता कह लीजिए, राजा की प्रशंसा भरे जो है लेख लिखते हैं, जिन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, क्लियर बच्चे? चलो आगे बढ़ जाए। अब यहां जाओ, जैसे एक बच्चे ने अभी लिखा है प्रशस्ति है, शेर बहादुर सिंह सर आप बेस्ट टीचर हो, तो ये क्या हो गया? प्रशस्ति हो गया। ठीक, इन्होंने केवल और केवल मेरे पॉजिटिव पक्ष को उभारा। चलो आगे चलते हैं बच्चे। अब इलाहाबाद की बात करते हैं। इलाहाबाद का मतलब जो आज प्रयागराज है, इलाहाबाद। इलाहाबाद में अगर आप जाओगे, अशोक, अगर आप गूगल पे आप देखोगे, अभी नीचे आपको डायग्राम दिखेगा, पहले डायग्राम ही देख लेते हैं हम। ये है बच्चे अशोक पिलर, अशोक स्तंभ लेख है इलाहाबाद में। मूल रूप से ये पहले कौशाम्बी में था, जब अशोक ने स्थापित किया तो ये कौशाम्बी में था मूल रूप से। ठीक है, बाद में आप जहांगीर के समय में देखोगे तो जहांगीर के लेख भी मिलते हैं। अगर आप इसे गूगल करोगे ना, गूगल करोगे तो जैसे ही आप गूगल करोगे तो यहाँ आपको एक इस तरह से बॉक्स बनाकर दिखा जाएगा। यहाँ जो है कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, यहाँ कुछ लाइनें लिखी गई हैं, और ये किसकी प्रशंसा में लिखी गई हैं? ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई हैं। समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था, उसने लिखा है बच्चे। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि ये जो अशोक पिलर है ये इलाहाबाद में है, लेकिन मूल रूप से जब अशोक ने बनाया तब कहां था बच्चे? ये कौशाम्बी में था। ठीक है, हरिसेन ने लिखा, बच्चों का कमेंट भी आ गया। देखो, ऐसा नहीं है सारे बच्चे नए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं। तो नए बच्चे भी ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है, तो वो बस जो
एक जरूरी चीजें होती हैं कि हमें एसएसटी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, क्या पढ़ना है, तो उन्हें जो है पता कर ले बस। तो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के एक दरबारी थे जिनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था बच्चे? ये लिखा है देखो, समुद्रगुप्तास कोर्ट पोएट। कोर्ट पोएट का मतलब दरबारी कवि, यानी कि उसके दरबार में रहेंगे। अब उसके दरबार में रहेंगे और राजा जी तलवार लेके चलते हैं पूरे टाइम। अब उसके बारे में कुछ गलत लिखेंगे तो होगा नहीं भैया। अब तुम ऑनलाइन में हो, तुम्हें आजादी है कि मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट भी कर दो, लेकिन ऑफलाइन में होते हैं तो मैं डंडा नहीं रखता क्या जो नेगेटिव कमेंट करता है। ऐसे राजा की तलवार से बचना तो हर कोई चाहेगा, ये भी चाहेगा राजा हमें खुश होकर अच्छे अच्छे पुरस्कार दे। तो वो क्या कहेंगे, वो जो है बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे चीजों को। तो यहाँ क्या है, अशोक के स्तंभ लेख पर जो है, जो इलाहाबाद में है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि ने, हरिसेन ने जो एक स्तंभ लेख लिखा उसे प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं। प्रशस्ति का मतलब उसकी प्रशंसा में उस पर कुछ लिखा गया है बच्चे, ठीक है, कुछ लिखा गया है। अच्छा, हेमंत लाल महतो पूछ रहे हैं कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया या इलाहाबाद में बनाया गया? मूल रूप से कौशाम्बी में था, कौशाम्बी से बाद में इलाहाबाद लाया गया। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो कौशाम्बी में था मूल रूप से, वहां से इलाहाबाद लाया गया। अब यहां बात करते हैं, तो जिसमें क्या है, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में है और उसकी पूरी पॉलिसियों का वर्णन है। तो हरिसेन इज अ कमांडेशन रिकॉर्ड इन विच समुद्रगुप्त स्ट्रीम्स एंड पॉलिसीज, यानी कि अशोक का जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है वो एक प्रशस्ति अभिलेख है। क्यों एक प्रशस्ति अभिलेख? क्योंकि उसमें एक दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के जिनका नाम था हरिसेन। उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा में, उनके युद्धों के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, क्लियर बच्चे? चलो आगे चलाएंगे, चलो आगे चलते हैं। ये देख लेना आप, अगर आप गूगल करोगे तो मैंने बताया अलग से आपको दिखा रखा होगा, इतना पार्ट जो है अलग से दिखा रखा होगा और इस पे लिख रखा है हरिसेन साहब ने, हरिसेन साहब ने। और अभिलेख है, अभिलेख क्यों है? क्योंकि किसी न किसी जो है हार्ड सरफेस पर लिखा है, कठोर सतह पर लिखा है बच्चे, कठोर सतह पर लिखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐहोल अभिलेख देखिए बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐहोल अभिलेख। एक ऐहोल अभिलेख है और ये भी क्या है, एक प्रशस्ति अभिलेख है बच्चे। अगर आप बात करें ऐहोल इंस्क्रिप्शन की, ये भी क्या है, तो आपने कहा ये भी एक तरह का जो है प्रशस्ति अभिलेख है। और एक चालुक्य वंश के राजा थे जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था उन चालुक्य नरेश का? पुलकेशिन द्वितीय बच्चे। ठीक, सबके कमेंट दिख रहे हैं, कमेंट का टेंशन मत लो, सीधे पढ़ते रहो बच्चे। ठीक है, और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं चलता क्लास किस टाइम है, तो आप ऐप में अगर जाओगे ना, जब अपना जोन सा भी आपने सीटेट फर्स्ट सेकंड या कॉम्बो ले रखा, जब उसे क्लिक करोगे तो उसमें एक पोर्शन दिखता है सब्जेक्ट का, एक वहां टाइम टेबल का भी दिखता है। जब आप उसमें टाइम टेबल पर क्लिक करोगे ना, तो उस पर लिखा है किस दिन कितने बजे कौन से सब्जेक्ट की क्लास होती है। सारी चीजों को देखा करो ध्यान से, बच्चे नहीं रह रहे अब तुम एकेडमिक बच्चे हो, छोटे बच्चे। तो यहां क्या है बच्चे, एक ऐहोल अभिलेख है, वो भी माना जाता है एक प्रशस्ति अभिलेख है। प्रशस्ति अभिलेख क्यों है? क्योंकि रवि कीर्ति ने अपने राजा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा है और उन्होंने ये भी बताया है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में एक युद्ध हुआ था, एक युद्ध हुआ था जिसमें जो है हर्षवर्धन की हार हुई थी, ऐसा लिखा है उसमें अभिलेख में। तो अगर कई बार क्वेश्चन पूछ लें कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन किस अभिलेख इंस्क्रिप्शन से मिलता है, तो आप कहोगे पुलकेशिन सेकंड। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पुलकेशिन सेकंड किस वंश का राजा था, तो आप कहोगे चालुक्य नरेश था, चालुक्य वंश का राजा था बच्चे। किसका था? चालुक्य वंश का राजा था बच्चे। ठीक है, चालुक्य वंश का राजा था। तो आपने कहा ऐहोल अभिलेख किससे रिलेटेड है, तो आपने कहा चालुक्य से। चालुक्य से कौन से? बहुत से राजा थे उसमें, तो आपने कहा पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय का किसके साथ जो है बैटल दिखाया गया, लिखा गया उसके बारे में, तो आपने कहा हर्षवर्धन के साथ जो है युद्ध दिखाया गया, लिखा गया उसके बारे में। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलते हैं बच्चे। एक बच्चा वैलिडिटी पूछ रहा कि आपकी वैलिडिटी कब है। भाई मेरी वैलिडिटी पूछ रहे हो क्या तुम हैं? आपकी वैलिडिटी कब की है? मेरी वैलिड सिक्के की बात करते हैं बच्चे, कॉइन्स की, कॉइन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्कों की जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, कौन से सब्जेक्ट, क्या कहलाती है वो, यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है। तो आपने कहा स्टडी ऑफ कॉइन्स जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है बच्चे।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। जो एसएससी का एग्जाम देते होंगे उनके इंग्लिश में भी वन वर्ड में कितनी बार ये पूछा गया है बच्चे। स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या होते हैं, तो आपने कहा न्यूमिस्मेटिक्स होती है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे मुद्रा शास्त्र। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपने कहा मुद्रा शास्त्र कहलाता है बच्चे, ठीक है, मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। द ओल्ड कॉइन्स यानी कि जो पुराने सिक्के थे, वर मेड ऑफ, बने थे किससे, कॉपर से, तांबे से, सिल्वर के बने थे, गोल्ड के बने थे और लेड के बने थे बच्चे। तो पुराने सिक्के अगर हम बात करें तो किस किस के आपको दिख रहे हैं, तो आपने कहा तांबे के बने, चांदी के बने, सोने के बने, शीशे के बने हैं बच्चे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाती है, तो आपने कहा न्यूमिस्मेटिक्स कहलाती है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाती है, ठीक है। स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाती है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाती है। तो जो ओल्ड कॉइन्स थे किसके हैं, तो आपने कहा कॉपर के भी हैं, सिल्वर के भी हैं, गोल्ड के भी हैं, लेड के भी हैं बच्चे, ठीक है। चलें आगे। अब बार बार ये चीज मत पूछो, बता, एक बार कह दिया तो कह दिया, पीडीएफ भी मिलेगी, क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। चलो अब यहां आ जाओ बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ने जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो यहां बात करते हैं बच्चे, देखो जो भारत के जो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं, यानी कि द अर्लीस्ट कॉइन, द अर्लीस्ट कॉइन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आहत सिक्के बोलते हैं बच्चे। बहुत कम ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन इसका जो इंग्लिश शब्द है अधिकतर यही मिलेगा बच्चे, पंचमार्क्ड। इन सिक्कों को आहत सिक्के क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उस समय राजा वाजा थे वो इन पर एक जो है एक मोहर आती है ना, ऐसे ठप्पा मार देते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं आहत या पंचमार्क्ड, की पंच कर दिए गए हैं सिक्के। तो आपने कहा कि भारत के जो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं, लगभग 500 बीसी के आसपास ये सिक्के मिले बच्चे। तो भारत के जो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं, अर्लीस्ट कॉइन फाउंड इन इंडिया आर पंचमार्क्ड, जो ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के हैं। इसका मतलब क्या हो गया, लगभग 500 बीसी के आसपास बच्चे, 500 बीसी। बीसी याद है ना, याद है ना बीसी, या भूल गए, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट भूले तो नहीं हो पहली क्लास। चलो, तो आपने कहा कि जो भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क्ड सिक्के कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आहत सिक्के इंग्लिश का वर्ड बहुत कम मिलता है, हिंदी में भी पंचमार्क्ड लिखा मिलता है बच्चे, ठीक, पंचमार्क्ड। तो अगर मैं बात करूं कि ठप्पा मारकर, मैंने अभी कहा ना कि उन पर ठप्पा मार दिया जाता था, एक मोहर सी लगाई जाती थी, इसीलिए उन्हें जो है भारतीय भाषाओं में ने आहत मुद्रा कहते थे। आहत मुद्रा का मतलब पंच मारकर बनाए गए हैं बच्चे, ठीक है, पंच मारकर बनाए गए हैं। और यहां देखो इन पर क्या मिलता है, पेड़ के चित्र मिलेंगे, मछली के चित्र मिलेंगे, सांड के मिलेंगे, हाथी के मिलेंगे और हाफ मून, अर्धचंद्र। तो देखो, दे आर नोन एज पंचमार्क्स, ट्रीज, फिश, बुल, एलिफेंट, हाफ मून आदि की फिगर जो है उन सिक्कों पर मिलती थी। तो आहत सिक्कों से आप क्या समझे, आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के भी बोलते हैं। आहत सिक्का उन्होंने इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन पर जो है एक ठप्पा मार दिया जाता था। इन पर पेड़ पौधों के, इन पर पशु पक्षियों के, इन पर जो है हाफ मून के जो है आपको डायग्राम मिलेंगे, पिक्चर मिलेंगे बच्चे। और अगर मैं देखूं तो 5वीं सदी यानी कि 500 बीसी के आसपास ये चले, 500 बीसी के आसपास ये चले, ठीक है। जो कोमल पूछ रही हैं, आप एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है बच्चे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं जो है एनसीईआरटी प्लस जो है उसके आसपास की और कोई चीज कई बार फैक्चुअल हो जाते हैं तो वो पढ़ा रहा हूं, ठीक। एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना, ये सब कुछ एनसीईआरटी का ही सार है, बस उसमें थोड़ी सी चीजें और एक्स्ट्रा मैंने समेटने की कोशिश की है। क्लियर है बच्चे, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये आप गूगल करके देखेंगे, ये पंचमार्क सिक्के होते हैं। देखो सारे पे आपको दिख नहीं रहा होगा स्पष्ट रूप से, लेकिन ये एक ठप्पा लगा हुआ हर पे। किसी पे जो है पशु पक्षियों के साइन मिलेंगे, किसी पर जो है सांड के मिलेंगे, किसी पर हाथी के मिलेंगे, किसी पर पेड़ के मिलेंगे बच्चे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, जो आरंभिक सिक्के थे, दूसरा पॉइंट, और एक चीज याद रखना, सीटेट और यूपी टेट में इतना ही डिफरेंस है कि यूपी टेट या कोई भी टेट, मध्य प्रदेश टेट, राजस्थान, कोई सब स्टेट टेट, वहां एक लाइन पढ़ ली आपने तो भी क्वेश्चन हो सकता है।
आहत सिक्कों के बारे में आप कोई एक फैक्ट आपको पता है और वही क्वेश्चन पूछ लिया कर लेंगे, लेकिन सीटेट में नहीं कर पाएंगे। सीटेट अगर आप कंप्लीट जानते हो पंचमार्क सिक्कों के बारे में तो कर पाएंगे, क्योंकि वहां क्वेश्चन ही ऐसा पूछते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आहत सिक्कों से सही है गलत है, तो उसमें ऑप्शन ही ऐसे मिलते हैं 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, 4 सही है, चारों सही है, इस तरह से। तो आप क्या करें, जो अर्ली कॉइन्स थे उनमें से जो मोस्टली थे बच्चे, अधिकतर वो किसके बने होते थे? चांदी के बने होते थे बच्चे। किसके बने होते थे? चांदी के बने होते थे। लेकिन एक बार स्टेटमेंट ये दे दिया कि आहत सिक्के केवल चांदी के बने होते थे। केवल चांदी के नहीं थे, तांबे के भी थे बच्चे, लेकिन तांबे के बहुत कम थे। अगर आपने बात करें तो कॉपर के भी सिक्के थे, लेकिन बहुत कम थे। तो अगर कोई ये कहे कि पंचमार्क सिक्के ओनली सिल्वर के बने होते थे तो गलत है। मोस्टली सिल्वर के बने थे, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत ही कम सिक्के तांबे के भी बने थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चांदी और दूसरी धातुओं में बने थे, जैसे कि तांबे में। ठीक। आरंभिक सिक्कों को ही आहत सिक्के कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। जो सबसे पहले हमें सिक्के मिले हैं भारत देश में वो आहत सिक्के मिले हैं 500 बीसी। क्या है? गंगा प्रसाद सिंह पूछ रहे हैं 500 बीसी क्या है बच्चे। जब दूसरी क्लास में आप आए, जब ये आप तय कर लें कि आज की क्लास मुझे करनी है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है उसके उस सब्जेक्ट की उससे पहले भी क्लास देख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जब पहली क्लास शुरू करोगे तो उसमें ये बीसी एडी यही सारी चीजें बताई गई हैं। बीसी का मतलब मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। 1 ईस्वी से जो पहले का समय था वो सारा बीसी कहलाता है, और 1 ईस्वी से लेकर जो अब तक का समय चल रहा है ये सारा एडी कहलाता है। ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर बात करें सर्वाधिक सिक्के, जो मोस्ट ऑफ द कॉइन्स थे वो कहां पाए गए? तो मौर्योत्तर काल में मिले। अब ये आहत सिक्कों की बात नहीं हो रही है बच्चे, ये कॉइन्स की बात हो रही है केवल, ये बात याद रखना। आहत सिक्के की बात, पंचमार्क सिक्के की बात हो गई। आप कहें पंचमार्क सिक्के हैं क्या सर ये मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा? नहीं, मौर्योत्तर काल अपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए इतना फेमस नहीं है जितना सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फेमस है। कुछ मामलों में तो उसे स्वर्णकाल कहा जाने लगा। मथुरा कला, गांधार कला जैसी कला विकसित हो गई मौर्योत्तर काल में। और वहां मौर्योत्तर काल में कोई इतना बड़ा राजा ही नहीं है कि बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जो है जारी रख सके। तो कहीं आप देखेंगे सुंग काल है, कहीं कणु काल है, कहीं सातवाहन है, कहीं आंध्र भारतीय है, कहीं कुषाण है। इसीलिए वो वंश के नाम पर नहीं जाना गया काल, उसे हम कहते हैं मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्यों के बाद का काल। तो मौर्यों के बाद का काल, एक तो यहां जो है विदेशी आक्रमणकारी आए, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमणकारी आप देखेंगे। दूसरा, अपने सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी फेमस था। तो सर्वाधिक सिक्के, जो सबसे ज्यादा सिक्के आपको दिखेंगे वो मौर्योत्तर काल में मिले, जो शीशे के भी बने थे, चांदी के भी थे, तांबे के भी थे, सोने के भी थे। ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए, तो सोने के सिक्के जारी करने वाले थे कुषाण। कुषाण मध्य एशिया के एक यूची कबीला जो है, भेड़ चराते चराते चारागाहों की तलाश में भारत आए और भारत पर राज कर गए कई सालों तक, जिन्हें हम कुषाण बोलते हैं, जिनका फेमस राजा था कनिष्क। 5 शाखाएं थी, आप देखेंगे, इतना हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। जब हमें कोई एग्जाम करना, मान लो किसी को बीपीएससी वाला पढ़ना है, तो उसमें तो जीके लेवल की आएगी, तो वहां तो ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ एनसीईआरटी के दायरे में हमें रहना है बच्चे। ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं, भारत में सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन चले वो किसने चलाए? कुषाणों ने जारी किए। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कोई कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन किसने चलाए, तो फिर आंसर ये नहीं होगा, फिर आंसर होगा, आप देखो, गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए। तो सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चले, मतलब पहले चले कुषाण शासकों में। कुषाण शासक याद है ना, कुजुल कडफिसेस, विम कडफिसेस, और उस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा है वो कौन था? कनिष्क, जिसने 78 बीसी में जो है कौन सा चलाया था? शक संवत चलाया था बच्चे। ठीक। तो इसकी बात करें तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो आपने कहा कुषाण शासकों ने चलाए, लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। गुप्त शासकों ने चलाए बच्चे। क्लियर है? चलो चलो सर, पिछली बार 4 मार्क्स आए एसएसटी में, यानी कि सीटेट में, तो 4 से अब कैसे 40 प्लस ले जाना है सीधा। चलो अगली बात करते हैं बच्चे।
ठीक, ये तो वही लिखा है, सबसे पहले जो है कुषाण ने सोने के सिक्के जारी किए और सबसे लार्ज क्वांटिटी में जो है किसने जारी किए, गुप्तों ने जारी किए बच्चे। ठीक है, गुप्तों ने जारी किए। चलो अब यहां करते हैं, देखो सातवाहन, सातवाहन ने क्या काम किया था, शीशे के सिक्के जारी किए बच्चे। जो सबसे ज्यादा सिक्के के सिक्के जारी किए वो किसने किए, तो आपने कहा सातवाहनों ने जारी किए बच्चे। और एक सिक्का ये भी पूछ लेते हैं, पोटीन एक सिक्का था, ये कॉइन्स था। ठीक है, कॉइन्स का नाम था पोटीन। तो आप कह सकते हो कि सातवाहन ने पोटीन के भी सिक्के जारी किए। पोटीन क्या होता है, तो आप कहोगे मतलब कांच की तरह ही होता है, पोटीन सिक्का कहा गया उसे। ठीक है, चलो तो सातवाहनों ने शीशे के सर्वाधिक सिक्के जारी किए और सातवाहनों ने पोटीन के भी सिक्के जारी किए। पोटीन मतलब एक तरह का कांच होता था, वो सिक्के जारी किए बच्चे। ठीक, क्लियर है। जो बच्चे 4-16 कह रहे हैं, बस जितना हम बताते चल रहे हैं उतनी चीजों को बेहतर तरीके से 3-4 बार रीडिंग करते रहें, क्वेश्चनों को बार बार देखते रहें, आपको मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट में जैसे टीचर कह रहे हैं उन्हें फॉलो करें, उनकी माने, कमेंटों पर कम ध्यान दें, अपने डाउट ज्यादा क्लियर करें, अगर कोई डाउट है तो बार बार रीडिंग करें इनकी। क्लियर बच्चे। तो सातवाहन ने जो है किसके, तो शीशे के सिक्के बहुत पूछ लेते हैं, कॉइन्स ऑफ लेड जो था, ये बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट चलते हैं। सिक्कों पर क्या होता था, सिक्कों पर जो राजा होते हैं ना, वो अपने राजवंशों के नाम लिखते थे। जैसे मौर्य काल है तो मौर्य काल लिखते थे, जो उनके देवता थे उनका नाम लिखते थे, उनका कोई प्रतीक चिन्ह होता था, सिंबल होता था, उन्हें लिखते थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, सिक्कों पर राजवंशों के, देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित मिलते हैं। अब देखोगे ये सभी तात्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि बहुत सारे सिक्के ऐसे हैं जिनसे उस समय के धर्म के बारे में पता चलता है, उस समय के जो है कंटेम्पोरेरी आर्ट पर पता चलता है, आर्ट यानी कि कला पर पता चलता है। तो मैंने कहा था ना शुरुआत की क्लास में कि कॉइन्स जो होते हैं वो हिस्ट्री को जानने का सोर्स भी होते हैं। बहुत सारे सिक्कों को देखकर हम ये बता देते हैं कि वो उस समय की कल्चर में ऐसा रहा होगा, ऐसा धर्म रहा होगा, ऐसी परंपराएं रही होगी बच्चे। ठीक है, तो अगर मैं यहां बात करूं कि सिक्कों पर क्या मिलता है भाई, राजवंशों के नाम मिलेंगे। मौर्य काल का तो मौर्य काल, कुषाण काल का तो कुषाण लिखा होगा। ठीक है, और जैसे आप है ना रुपयों पे लिखा होता है, जिस गवर्नर के साइन होते हैं उस गवर्नर का साइन होता है ना, भारत सरकार लिखा होता है, तो उस समय जिस राजा की सरकार रही होगी उस राजा का वंश लिखा होता है, मौर्य काल का, गुप्त काल का, सातवाहन का, इस तरह से लिखा जाता था। तो वहां देवताओं के चित्र लिखे मिलते थे। अब जिस वंश में जो देवता प्रसिद्ध था उसके जो है आपको दिखाई देंगे वहां पर पिक्चर। अगर मैं बात करूं, उस पर लेख भी मिलते थे, कई बार जो है लेख भी लिखे जाते थे सिक्कों पर। और उस समय की कला यानी कि आर्ट और रिलीजन के बारे में भी पता चलता था हमें सिक्कों से। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को रीडिंग करना है, याद कुछ नहीं करना है। चलो ये हमने पढ़े। अब कुछ ये अदर आर्कियोलॉजी जो है एविडेंस की बात कर रहा है। ये कह रहा है कुछ और भी पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, कुछ और भी पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़े थे ना भाई, हमने पढ़े थे कि अभिलेख होते हैं, सिक्के होते हैं, उसमें हमने ये भी तो बताया कि बिल्डिंग भी होती हैं, जो भवन होते हैं। जब सिंधु सभ्यता खोजी गई तो वहाँ हड़प्पा से, रंगपुर से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, चाहुंदड़ो से, सुरकोटड़ा से मिले नहीं है वहाँ। कहीं जो है कमरा मिला है, कहीं जीना चढ़ने का साक्ष्य मिला है, कहीं अन्नागार मिले हैं, कहीं स्नानागार मिले हैं, कहीं स्विमिंग पूल मिला है, कहीं जो है ये मिला है डॉकयार्ड मिला है, जिसे हम पोर्ट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि और कौन कौन से पुरातात्विक सोर्स थे। तो आपने कहा जो मूर्तियां होती थी, जो स्टैच्यूज होती थे, वो भी आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य यानी कि सोर्स का काम करती थी बच्चे। ठीक है, दूसरी बात, मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, टेम्पल के साक्ष्य भी मिलते हैं, हालांकि सिंधु सभ्यता से नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में तो ये विवाद है कि उस समय क्या धार्मिक था या नहीं था, वहां से मंदिर के साक्ष्य मिले नहीं है, जबकि उससे मिलती जुलती मेसोपोटामिया सभ्यता से मिले हैं मंदिर के साक्ष्य। दूसरी बात करा भवन, बिल्डिंग भी मिलती है, बिल्डिंग के आधार पर भी हम करते हैं। चित्रकला भी मिलती है। आप देखो बर्तनों पे चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले जो है रेड ग्रे मिला, लाल मिट्टी के बर्तन। आज भी हमारे घरों में जो मिट्टी का सबसे ज्यादा बर्तन यूज होता है वो लाल रंग का ही होता है। जो गांव से बिलोंग करते हैं वो देखते होंगे दूध गर्म करते हैं, वो लाल कलर की होती हैं, जिनमें हम पानी पीने के लिए कई बार रख लेते हैं। मटका वो भी होता है। पहले एक छोटा होता था जिसे खेत में ले जाते थे, करवा बोलते थे हमारी तरफ, वो भी लाल मिट्टी के होते हैं। फिर बाद में उन पर डिजाइन बनाए जाने लगे।
तो ये क्या कह रहे हैं कि मूर्तियां जो होती हैं, स्टैचू होती हैं, वो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, टेम्पल भी होते हैं, बिल्डिंग भी होती हैं, पेंटिंग भी होती हैं। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अंतर्गत आती हैं बच्चे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अंतर्गत आती है। अब प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पता चलता है। वास्तुकला का मतलब आर्किटेक्ट। भाई हमारा घर किस शैली से बना है, तो हम कहते हैं ना यार किससे आर्किटेक्ट बनवाया, भाई आर्किटेक्ट कौन है जिससे नक्शा बनवाया। तो मंदिर को देख के भी, साउथ के मंदिर कई बार हम देखते हैं तो क्या कहते हैं, यार क्या चित्रकला है, क्या वास्तुकला है, यार गजब का आर्किटेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम महलों और मंदिरों की शैली को देख रहे हैं तो उससे हमें यह नहीं पता चलता कि भाई आर्किटेक्ट कितना डेवलप था, वहां कितना डेवलप था बच्चे। ठीक, कितना डेवलप था। तो हम कहते हैं एंशिएंट प्लेसेस एंड टेंपल्स थ्रो लाइट ऑन द स्टोल ऑफ एंशिएंट आर्किटेक्ट बच्चे। ठीक, एक बच्चा जो लिख रहे हैं, श्रेया जो लिख रही है, मातृ देवी की पूजा करते हैं, ये बात सही है। मैंने कभी नहीं कहा कि वहां धर्म अनुपस्थित था। सिंधु सभ्यता, वैसे तो हम अगला टॉपिक है उसे पढ़ेंगे, मैंने ये नहीं कहा सिंधु सभ्यता में धर्म अनुपस्थित एब्सेंट था, धर्म था लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले वहां पर। पूरी सिंधु सभ्यता से कहीं भी जो है मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, जब हम कई बार ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी और सिंधु सभ्यता की जो सिविलाइजेशन थी वो कैसे अलग थी, तो इन आधारों पर भी हम करते हैं कि मेसोपोटामिया से मिले हैं साक्ष्य लेकिन यहां से नहीं मिले। लेकिन बहुत सारी जो है हमें पता है पूजा के साक्ष्य मिले हैं। हम पेड़ पौधों का करते थे, जानवरों की पूजा हम करते थे। मातृ देवी की मूर्ति वहां सबसे ज्यादा मिली है। मातृ देवी की मूर्ति सबसे ज्यादा मिलने से हमें ये पता है कि भाई यहाँ जो है फादर वाला समाज नहीं था, ये मम्मी वाला समाज था, मम्मी की ज्यादा चलती थी यहाँ। ठीक है, क्लियर बच्चे, ये समझ गए सारी चीजें। चल आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, ये कह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल एशिया से कुछ मंदिर मिले हैं और कुछ स्तूप मिले हैं। अगर मैं बात करूं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल एशिया से कुछ मंदिर मिले हैं और स्तूप मिले हैं, और उन मंदिर और स्तूपों को देखकर यह पता चलता है, पहली बात तो ये समझ लेना, ये मंदिर और स्तूप हम किसी काल के नहीं पढ़ रहे। हमारा जो पहला है क्या है, व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहां, कैसे, यानी कि हम पूरे इतिहास को जानने के सोर्स पढ़ रहे हैं। इसमें ये किसी काल से रिलेटेड नहीं है। इसमें हम सिंधु सभ्यता भी पढ़ रहे हैं, वैदिक काल भी पढ़ रहे हैं, मौर्य काल भी पढ़ रहे हैं, मौर्योत्तर भी पढ़ रहे हैं, गुप्त भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर मैं मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया चला जाऊं और मिडिल एशिया चला जाऊं तो वहां जो मंदिर है और स्तूप है वहां तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे भारतीयों ने बनाए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इंडियन कल्चर वहां भी फैल चुकी थी, इंडियन कल्चर वहां भी जो है जा रही थी। तो हम ये कहेंगे कि टेम्पल्स एंड स्तूपाज फाउंड फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया थ्रो लाइट ऑन द स्प्रेड ऑफ इंडिया कल्चर, कि अगर दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया से जो है जो मंदिर और स्तूप मिल रहे हैं वो भारतीयों से मिलते जुलते हैं, इसका मतलब भारतीय कल्चर का भी वहां जो है फैलाव हो चुका था बच्चा। ठीक है, वहां हो चुका था। चलो, क्या पूछ रहे हैं शशि? स्तूप नहीं समझे? स्तूप जब हम पढ़ेंगे ना मौर्य काल, वहां मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा। स्तूप वहां देखेंगे आप किस तरह से जो है बौद्ध धर्म जब हम पढ़ेंगे, जब आप गौतम बुद्ध की मृत्यु होगी तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेष जो है 8 स्थानों में, 8 हिस्सों में बट जाएंगे और वहां अलग अलग स्तूप बचेंगे। बाद में अशोक जो है उन्हें सब एक जगह कलेक्ट करके जो है मध्य प्रदेश के सांची में एक बड़ा स्तूप बना होगा जिसे हम बोलते हैं सांची स्तूप। ठीक है, तो स्तूप का मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज होती है जो उनके बौद्ध भिक्षुओं के जो है अवशेषों के ऊपर बनाई जाती है एक संरचना, उसे हम स्तूप बोलते हैं। क्लियर बच्चे, समझ गए? अब आगे चलिए पेंटिंग देखते हैं। पेंटिंग से क्या पता चलता है? पेंटिंग से हमें उस समय के लाइफ के बारे में पता चलता है। क्या मिलता है? पेंटिंग प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ डेथ टाइम, उस समय के जीवन के बारे में प्रकाश डालती हैं बच्चे। अब ऐसा तो नहीं है ना, सिंधु सभ्यता में तो कृष्ण नहीं बनाया गया ना, सिंधु सभ्यता में तो कृष्ण बनाया नहीं गया, तो कृष्ण भी तो तभी बनाया जाएगा ना जब कोई उड़ने वाली चीज होगी। जैसे अब कृष्ण बन रहा है तो अब उड़ने वाली चीजें दिख रही हैं, हालांकि रामायण काल में भी थे भैया उड़ने वाली चीज, वहां तो और भी बढ़िया ही, ना पेट्रोल ना डीजल, चटाई पे बैठे और उड़ जाए करे। ठीक है,
तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि चित्रकला में हमें क्या मिलता है, चित्रकला में हमें जीवन के विषय की जानकारी मिलती है। ठीक, चित्रकला या फिल्में समाज का दर्पण होती हैं जिसमें समाज ही देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं चित्रों में हमें क्या मिलता है, मानवीय भावनाएं मिलती हैं। क्या मिलते हैं, मानवीय भावनाएं मिलते हैं, जिन्हें आप ह्यूमन इमोशन कहते हैं। चित्रों के माध्यम से हमें ह्यूमन इमोशन यानी कि मानव की भावनाओं की देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफा जो है, यूपी टेट ने कई बार पूछा है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे महाराष्ट्र में स्थित है बच्चे। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है बच्चे। ठीक है, महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन पूछते नहीं प्रीति मौर्य, बस ये कह रहे हो मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे। बताओ, पूछो क्या क्वेश्चन है, पूछो जल्दी। अभी जो नंदनी कह रही है कि मुझे पहली बार हिस्ट्री समझ आ रही है, अभी हिस्ट्री का हम सबसे टिपिकल पोर्शन कर रहे हैं। जैसे ही जो है, ये तो सोर्स पढ़ रहे हैं मिला जुला, जब जैसे ही शुरू हो जाएगा, देखो ये तो आपको बात माननी पड़ेगी, वैदिक सभ्यता तक तो आपको बोरिंग लगेगा। जहां से जो है क्षेत्र और राज्य आने शुरू हो जाएंगे, उससे बाद में तो इतिहास से इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। मजेदार टीचर। गौतम बुद्ध की कोई को रख दे स्तूप बना दे, हाँ बिल्कुल सही है, एक संदर्भ में कह सकते हैं बच्चे। बौद्ध भिक्षु कह सकते हो आप इन्हें, इस चीज को। क्वेश्चन कैसे पढ़ाया करेंगे, देखते जाओ बच्चे। अभी राज को राज ही रहने दो, समय पर खुलने दो। सर रामायण में चटाई कहाँ थी, रामायण में वो था एक, क्या बोलते थे उसे, रावण, जिसमें सीता जी को उड़ाकर ले गए थे। रामायण की और महाभारत की टेक्नोलॉजी तो आज से कहीं जबरदस्त थी। एक तीर छोड़ते थे, उसमें से आज तुमने देखा कि कहीं एक गोली मारी और उसमें से जो है 1000 गोले निकल गए। परमाणु बम तो हो सकते हैं, लेकिन रामायण में देखियो, एक तीर मारे, बारिश का राला भाई, वो माला लेकर आ जाते थे वो। और तो और किसी की शादी ना हो रही हो तो तीर छोड़ दो, वो जो है वधू भी लेकर आ जाया करे। चलो चलते हैं। जो ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सारी चीजें आएंगे, विहार भी आएंगे, स्तूप भी आएंगे, सारी चीजें आएंगे। आप धर्म माने तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म माने तो वहां विहार का कंसेप्ट, सारी चीजें आएंगे। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, चित्रकला हमें क्या है, चित्रकला में हम उस समय के मानव जीवन के विषय में जानकारी मिलती थी। अजंता जो चित्र थे, जो महाराष्ट्र में मिले हैं अजंता की गुफाएं में, वहां से ह्यूमन इमोशंस को दिखाया गया है बच्चे। मानवीय भावनाएं उसमें बड़ी जो है सो होती हैं। आगे बढ़ते हैं, लिटरेरी सोर्स देखते हैं। लिटरेरी सोर्स, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि पुरातात्विक स्रोत। अब हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्स क्या है बच्चे। लिटरेरी सोर्स क्या है, भौतिक, अच्छा ये कह रहे भौतिक अवशेष क्या होता है। आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी हो तो बताओ। आपने कभी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है, जिसे भौतिक भू भूगोल कहते हैं, कहते हैं भू भूगोल। तो फिजिकल जो कहते हैं ना, फिजिकल का मतलब ये हमारा फिजिकल ही है। ठीक है, ये फिजिकल का मतलब कुछ ना कुछ अवशेष मिलेगा बच्चे। वो हड्डी के रूप में मिल सकता है, वो कंकाल के रूप में मिल सकता है, वो चित्रकला के रूप में मिल सकता है, यानी कि कुछ मिलेगा किसी न किसी चीज का। वो मकान का अवशेष हो सकता है, वो किसी व्यक्ति का अवशेष हो सकता है, वो किसी चित्रकला का अवशेष हो सकता है, किसी मंदिर का अवशेष हो सकता है। तो फिजिकल रिमेन्स, भौतिक अवशेष का मतलब होता है किसी न किसी चीज का जो नष्ट हो चुकी है, उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ मिल जाए। कुत्ता मर गया लेकिन उसकी पूंछ मिल गई, तो उससे पूंछ से हम अध्ययन कर रहे हैं कि ये किस समय का कुत्ता रहा होगा। रेडियो कार्बन पद्धति चल रही है। पेड़ मिल गया, पेड़ की आयु हम ज्ञात करते हैं छल्लों से। कोई मानव मिल गया तो मानव की हम पता कर रहे हैं, कोई उसका फिजिकल रिमेन्स मिल गया कि ये किस काल का रहा होगा। ठीक है, किस काल का रहा होगा। हाँ, पुष्पक विमान था भाई, सही बात। रावण का जो विमान था पुष्पक विमान था। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होते हैं। आप रामायण पढ़ रहे हो या अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो, सवाल ये है। रामायण पढ़ रहे हो तो आप जो है रिलीजियस सोर्स पढ़ रहे हो, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो तो आप जो है लौकिक साहित्य पढ़ रहे हो। तो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रिलीजियस, एक होता है सेकुलर यानी कि लौकिक साहित्य। तो लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं बच्चे, तो आप कहोगे एक धार्मिक साहित्य होता है, एक लौकिक साहित्य होता है, यानी कि सेकुलर लिटरेचर और रिलीजियस लिटरेचर।
क्लियर है? तो अगर हम बात करें यहाँ कि धार्मिक साहित्य में क्या आता है, जो रिलीजियस लिटरेचर होता है उसमें क्या आता है, तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद आएगा, उपनिषद आएगा, रामायण आएगी, महाभारत आएगा, पुराण आएंगे, स्मृति आएगी, और एक होता है ब्राह्मणेतर ग्रंथ। तो धार्मिक साहित्य देखो, लिटरेरी सोर्स दो तरह के होते हैं। अगर आपने कहा लिटरेरी सोर्स जो है दो तरह के होते हैं, और दो तरह के कौन से, तो आपने कहा एक रिलीजियस और एक सेक्युलर। तो रिलीजियस भी फिर दो तरह के होते हैं, एक ब्राह्मण ग्रंथ और एक ब्राह्मण से अलग ग्रंथ। ब्राह्मणेतर का मतलब होता है, अगर आप इंग्लिश शब्द में जाओगे तो नॉन ब्राह्मण, ये रहा नॉन ब्राह्मणिक स्क्रिप्चर, इसका मतलब होता है ब्राह्मण इतर, ब्राह्मण प्लस इतर, ब्राह्मण के अलावा या ब्राह्मण से अलग बच्चे। ठीक है? मौर्य वंश के भी बालक आ रहे हैं भाई यहाँ। तो क्या पूछना चाह रहे हैं आराधना मौर्य, बताओ? पूछते हो नहीं तुम, बस किताब क्वेश्चन यही कर दो कि मुझे भी बताएं सर, ये बताएं, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे। कई बार ऐसा होता है ना कि जो है टीवी पर आने के लिए बच्चा उछल कूद करता है, तो ऐसे भी तुम भी मुझे लग रहा है ऐसे ही उछल कूद करते हो कमेंट पढ़वाने के लिए। चलो, तो यहाँ क्या कहा, लिटरेरी सोर्स जो है, साहित्यिक सोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिलीजियस और एक होता है सेक्युलर। एक होता है रिलीजियस और एक होता है सेक्युलर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ जो रिलीजियस होता है वो फिर दो तरह का होता है, एक ब्राह्मण ग्रंथ और एक ब्राह्मण से अलग नॉन ब्राह्मण बच्चे, नॉन ब्राह्मण। स्मृति विस्मृति सब आएंगे, पढ़ते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो सारी चीजें। तो अगर मैं बात करूं सर सोशल स्टडीज की क्लास कब होगी, ये कौन सी क्लास चल रही है फिर बच्चे? ये भी तो सोशल स्टडीज की क्लास चल रही है। वाह भाई वाह, बिल्कुल वही काम हो गया कि पूरी रामायण देख ली और ये पूछ रहे हैं रामायण के पिताजी कौन थे, सीता के पिताजी। कमाल है भाई। चलो, तो यहां बात कर रहे हैं, तो ये देखो मैन्यूस्क्रिप्ट, ये इंस्क्रिप्शन नहीं है, अभिलेख। मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि आएंगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वेदाज आएंगे, ब्राह्मण स्क्रिप्चर आएगा, उपनिषद हम पढ़ेंगे इसमें, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति स्क्रिप्चर एंड नॉन ब्राह्मणिक स्क्रिप्चर पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य में क्या आता है बच्चे? लौकिक साहित्य में हो सकता है कोई हिस्टोरिकल ग्रंथ हो, कुछ भी हिस्टोरिकल ग्रंथ हो सकता है, कोई बायोग्राफी हो सकती है, कोई फैंटेसी हो सकती है, कोई फिक्शन लिटरेचर हो सकता है। यानी कि लौकिक में जो है ऐतिहासिक ग्रंथ आ सकता है, मान लो अर्थशास्त्र आ जाए, राजतरंगिणी आ जाए, अष्टाध्यायी आ जाए, कोई सी भी मुद्रा राक्षस आ जाए, तो ये कोई सी भी किताब हो सकती है, किसी की जीवनी हो सकती है, कोई कल्पना प्रधान फैंटेसी लिख दी किसी ने कोई फिक्शन लिख दिया, गल्प साहित्य लिख दिया, लंबा लंबा फेंक फेंक के लिख दी किताब। ठीक है? ठीक, तो अगर हम बात करें बच्चे, ये हो गया लौकिक साहित्य। अब देखते हैं सबसे पहले जो है धार्मिक साहित्य में बढ़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट ने पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, पांडुलिपि। पांडुलिपि को हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे मैन्यूस्क्रिप्ट्स। क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जनक थे पिता, क्या नाम था, जनक जी थे सीता जी के पिताजी। कोई तो ये कह रहा था कि जो है जनक राजा के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने हर राजा से कहा था कि सोने का हल चलाओ, फिर उन्होंने सोने का हल चलाया तो उसमें एक मटका मिला और मटके में सीता जी मिली थी। तो जनक कैसे हुए उनके पिताजी? चलो, तो हम बात करते हैं पांडुलिपि है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट बात करते हैं। ये बच्चे पांडुलिपि है, देखो लिख रहा। अब ये मत कहिए जिसे पढ़ के दिखा दो कि ब्राह्मी लिपि कैसे पढ़ते हैं, खरोष्टी कैसे लिखते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये लिख रही है पांडुलिपि के साक्ष्य होते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे है, क्या होता है पांडुलिपि? क्या है पांडुलिपि? का मतलब है हाथ से जो लिखा जाता है वो पांडुलिपि हस्तलिखित होती है। आज हम स्पाइरल बाइंडिंग रखते हैं ना, स्पाइरल बाइंडिंग, उसमें पेज अलग अलग रख के स्पाइरल होते हैं। पहले मोहब्बतें पिक्चर देखी तूने? मोहब्बत में शाहरुख खान अपनी गिटार पे एक पत्ते पे लिख के लव लेटर रखता है, तो कुछ इसी तरह की पांडुलिपियां होती थी पहले। आप देखोगे भी एक जो है वृक्ष की छाल से बने हुए पत्तों पर भी लिखी मिलेगी। तो होते थे ना पहले, जब रामायण चले करे, अलिफ लैला सीरियल चलता था तो खुलते थे। तो इसका मतलब पांडुलिपि का क्या है? तो प्राचीन समय में आप देखो तो पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम क्या बोलते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि पांडुलिपि कहा जाता था बच्चा। तो आपने देखा प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे पांडुलिपि कहता था, पांडुलिपि कहा जाता है बच्चा।
जो मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त होते हैं, यही सब पूछना चाह रहे हैं, विहार, ठीक है ना। तो स्तूप और विहार हम सारी बात करेंगे, मंदिर और विहारों से प्राप्त होते हैं। तो विहार, कई बार आप क्वेश्चन पूछते हैं उस राजा ने वो विहार बनाया, उस राजा ने वो विहार बनाया। तो बौद्ध भिक्षुओं के रुकने के लिए जो स्थान होते थे उन्हें हम विहार बोलते थे बच्चे, विहार बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार आप देखेंगे। अच्छा चलो, मूवी अच्छी थी, पत्ता अच्छा नहीं था, वो पांडुलिपि समझाई हमने, उसके माध्यम से वो बात नहीं बताई, मूवी अच्छी बता रहे हो तुम। तो हम बात करें, प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था जिसे पांडुलिपि कहा जाता था, जो मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थी। अब मूवी अच्छी थी, तो आप ये बताओ कि आप जो है अपना टीचर शाहरुख खान जैसा चाहते हो या अमिताभ बच्चन जैसा चाहते हो? आप क्या चाहते हो, आपका या आपकी आने वाली पीढ़ियों का जो टीचर हो वो शाहरुख खान की तरह हो, जो आपको गाना वाना जो है प्रेम करना सिखाए, या अमिताभ बच्चन की तरह हो जो आने वाली जिंदगियों से मुकाबला करना सिखाए, आपको बेहतर पढ़ाए, बेहतर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए? फिर उसी तरह की क्लास होगी। शाहरुख खान की तरह कहोगे तो कल से मैं गिटार लेकर आया करूंगा, और अमिताभ कहोगे तो सूर्य की आंखों में जो है बिल्कुल सूरज से आंखें मिलाकर बात करेंगे। तो यहां हम बात करें, प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथों से लिखा जाता था जिसे पांडुलिपि कहा जाता था, जो मंदिरों और विहारों से प्राप्त होते हैं बच्चे, मंदिरों और विहारों से प्राप्त होते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो, हस्तलिखित होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था, पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। तो बीइंग हैंड रिटन दे आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। तो हाथ से लिखे होते थे, इसीलिए जो है इन्हें पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था बच्चे, मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था बच्चे। क्लियर है? चलो आ जाओ। अब यहां देखो, जनरली क्या होता था, अगर मैं बात करूं सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः का मतलब होता है मैक्सिमम, अधिकतर मामलों में जो पांडुलिपियां होती थी वो या तो ताड़ पत्तों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बच्चे। तो जो जनरली जो होता था, पांडुलिपियां या तो ताड़ पत्तों से बनती थी या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़। एक एक शब्द मायने रखता है। वहां ऐसा भी दे देंगे कि अरावली क्षेत्र में उगने वाला भूर्ज नामक वृक्ष, और आप फटाफट पढ़ के निकल लेंगे और अरावली देखेंगे, नहीं हो गया, तुम तो आके खुश हो जाओगे, एक नंबर जोड़ लोगे और पता चलेगा बाद में गायब। तो लाइन अच्छे से पढ़नी है। अब तो होता नहीं ऑफलाइन, पर वहीं कंप्यूटर पे ही अंडरलाइन करते रहिए, ठीक है, ऑनलाइन में। तो आपने कहा जनरली जो है पांडुलिपियां ताड़ पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो क्या बोलते हैं उन्हें, बार्क ऑफ द बिर्क ट्री। कहां मिलती थी, फाउंड द हिमालयज। तो हिमालय क्षेत्र में मिलती थी, ताड़ पत्तों से या भुर्ज नामक पेड़ से जो है छाल से बनती थी, उस पर बनाए जाते थे भोजपत्र, और उन्हें एक जो है स्पाइरल करके या जो है क्या बोलते हैं वो, कि किताब की बाइंडिंग करके बनाते थे, फिर उन पर हाथों से लिखे जाते थे, किताब सी बन जाती थी, ठीक है। तो समझ गए, हस्तलिखित होने के कारण इन्हें पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाते हैं। ये या तो टेम्पल में और विहारों में मिलते हैं, ताड़ पत्तों पर लिखी जाती थी, या हिमालय क्षेत्र में जो उगता था पेड़ जिसे हम भुर्ज नामक पेड़ बोलते थे उसकी छाल से बनते थे, वहां मिलते हैं बच्चे। एक पॉइंट और समझ लीजिए पांडुलिपि का, फिर हमारी पांडुलिपि जो है खत्म हो जाएगी। पांडुलिपि में क्या मिलते हैं, पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताएं मिलती हैं हमारी, ठीक है। क्या मिलते हैं, हमारे रिलीजियस बिलीफ मिलते हैं, हमारी धार्मिक मान्यताएं मिलती हैं। व्यवहार की बात करें, बिहेवियर दिखाई देता है, राजाओं के जीवन की बात होती है, लाइव्स ऑफ किंग्स की बात करती हैं, औषधियों की बात होती है, मेडिसिन की बात होती है, और विज्ञान साइंस की बात होती है। और इनके अलावा अगर आप देखें तो महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं बच्चे। तो पांडुलिपियों में अगर बात करें तो क्या क्या आपको दिखा, धार्मिक मान्यताएं दिखी, व्यवहार दिखे, राजाओं का जीवन दिखा, औषधियां दिखा, विज्ञान दिखा, और बिसाइड दीज देर आर ऑल्सो एपिक्स, पोएम्स और ड्रामा, यानी कि महाकाव्यों, कविताएं और नाटक भी आपको दिखते हैं इस रूप में, ठीक है। भोजपत्र क्या होता है, भोजपत्र आप देखते नहीं हो, भोजपत्र का मतलब पहले क्या होता था, पत्तल होते थे जिसमें हम खाना खाते थे, तो ऐसी भोजपत्र पत्तों की एक संरचना बनाई जाती थी जिस पर फिर हाथ से लिखा जाता था, उन्हें भोजपत्र बोलते थे, ठीक। पांडुलिपि क्या होती थी, एक बच्चा कह रहा फिर से जो है बता दीजिए, एक मिनट देख लीजिए। अगर मैं बात करूं, देखो
पांडुलिपि को सबसे पहले एक बात ये समझिए कि जो हाथ से लिखा जाएगा वो पांडुलिपि है। अब पांडुलिपि जो हाथ से लिखा जाएगा, क्या जो आप अपने नोट्स बना रहे वो भी पांडुलिपि है? नहीं। दूसरी शर्त इसकी और है, वो कागज पे नहीं है, वो किस पे है? तो आपने कहा एक ताड़ पत्ते होते थे, ताड़ पत्ते, या हिमालय क्षेत्र में एक वृक्ष मिलता था, पेड़ मिलता था जिसे हम बोलते थे भुर्ज। इसकी छाल से जो है एक भोजपत्र तैयार किया जाता था, पत्र तैयार किया जाता था, इस तरह से कागज की तरह चकोर पत्र होता था और उस पर फिर हाथ से लिखा जाता था। फिर हम उन्हें कंबाइंड करके यानी कि बाइंडिंग करके बनाते थे। तो उस पर क्या होता था, उस पर हमारी धार्मिक मान्यताओं के बारे में लिखा होता था, हमारे व्यवहार के बारे में, कई बार तो किसी महाकाव्य के बारे में लिखा होता था, कविताओं के बारे में लिखा होता था। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? तो पांडुलिपियां बच्चे। अब एक जो है स्टेटमेंट इसमें कई बार ये बना देते हैं कि पांडुलिपियों की भाषा की हम बात करें बच्चे, भाषा। तो आपने देखा कई पांडुलिपियां संस्कृत में लिखी मिली हैं, कई पांडुलिपियां संस्कृत में मिली हैं, जबकि अन्य जो है प्राकृत अथवा जो है तमिल में मिली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पांडुलिपियां संस्कृत में भी मिली हैं, तमिल में भी मिली हैं और प्राकृत में भी मिली हैं। ज्यादातर आपको संस्कृत में दिखती हैं, ठीक। तो कई पांडुलिपियां संस्कृत में लिखी हुई मिलती हैं, जबकि अन्य जो है प्राकृत भाषा में भी मिली हैं। प्राकृत भाषा अभी आएगी, अशोक के अभिलेखों की अधिकतर की भाषा आप देखेंगे प्राकृत भी थी, और अथवा तमिल में भी मिली हैं बच्चे, ठीक है। ये आपकी पांडुलिपियां हो गई। इससे आगे जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे इसमें जो वेद आएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये हम अगली क्लास में करेंगे बच्चे। बिना किसी कंफ्यूजन के जो जो चीज मैं करा रहा हूं उसे अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए बार बार इनका, ठीक है। जो चीज समझ में ना आए उससे रिलेटेड जो है कमेंट करते रहिए। केवल क्लास से रिलेटेड कमेंट करेंगे आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है बच्चे? फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो।